हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2006 के पेपर को और आज की जो हमारी सेक्शन होगी दैट विल बी लीनियर अलजेब्रा। साथ ही साथ ये जो वीडियो है ये है पार्ट 4 तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दी स्टेटमेंट फॉर लिंक्ड आंसर क्वेश्चंस, that is question number 1 and question number 2, and the statement will be let t from c cube to c cube be defined by t of x1 comma x2 comma x3 is equal to a 3 tuple that is x1 plus x2 plus x3 comma minus x1 minus x2 comma minus x1 minus x3 and let m be its matrix with respect to the standard order basis। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक स्टेटमेंट दी गई है जो कि लिंक्ड है हमारे दो क्वेश्चंस के साथ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। और वो स्टेटमेंट क्या है कि t जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि कहाँ से कहाँ की तरफ है, दैट इज फ्रॉम c क्यूब टू c क्यूब की तरफ है और जिसको जो है डिफाइन किया गया है कुछ इस तरीके से। साथ ही साथ एक और चीज हमें गिवन है कि m जो है वो एक मैट्रिक्स है जो कि किसके रिस्पेक्ट में है, स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस ऑफ c क्यूब। नाउ हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज द आइगन वैल्यूज ऑफ m आर and the options for this particular question are as follows. Option A is -1 iota minus iota. Option B is 1 iota and minus iota. Option C is 1 iota and option D is -1 minus iota and minus iota। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है, मतलब कि करेक्ट आइगन वैल्यूज क्या है m की। नाउ हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 2 विच इज रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट दैट इज द मैट्रिक्स m इज सिमिलर टू अ मैट्रिक्स विच is, and the options for this particular question are as follows. Option A is unitary, option B is Hermitian, option C is skew Hermitian and option D is having trace is equal to 0। तो इस क्वेश्चन में टोटल हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। मतलब कि क्या है कि हमें बताना है कि m मैट्रिक्स जो है वो किस मैट्रिक्स के सिमिलर होगा, जो कि या तो वो यूनिटरी हो सकता है या वो हर्मिशियन होगा या वो स्क्यू हर्मिशियन होगा या वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसका ट्रेस जो है वो 0 के बराबर होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। जैसा कि हमें गिवन है कि t जो है वो c क्यूब से c क्यूब की तरफ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि डिफाइंड है कुछ इस तरीके से। जैसा कि आप जानते हो कि ये जो सेट है ये क्या होता है, स्टैंडर्ड बेसिस होता है c क्यूब का। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ t एट दीज 3 पॉइंट्स विच आर एलिमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ c क्यूब। सबसे पहले जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज t ऑफ 1, 0, 0 which is equal to होगा 3 tuple that is 1, -1, -1 and this 3 tuple can be rewritten in this form। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ t एट 0, 1, 0 which is equal to होगा 3 tuple that is 1, -1, 0 and this 3 tuple can be rewritten in this form। Now next we are going to calculate the value of t at 0, 0, 1 which is equal to होगा 3 tuple that is 1, 0, -1 and this 3 tuple can be rewritten in this form। So we have calculated the value of t at these 3 points which are elements of standard basis of c cube। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t की और इस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t की होगी उसे डिनोट करेंगे m से। अब आप सोच रहे होंगे कि ये m मैट्रिक्स जो है वो किस तरीके से फॉर्म किया गया है। इस तरफ हम लिखेंगे t ऑफ 1, 0, 0, t ऑफ 0, 1, 0 एंड t ऑफ 0, 0, 1 और इस तरफ हम लिखने वाले हैं 3 tuple 1, 0, 0 0, 1, 0 और साथ ही साथ हम लिखेंगे 3 tuple 0, 0, 1। अब हम देखेंगे कि इस कॉलम को जो है किस तरीके से फिल किया गया है। जैसा कि आप इस कॉलम के ऊपर देख सकते हो दैट इज t ऑफ 1, 0, 0 लिखा गया है। तो इसी तरफ जो है हम देखेंगे t ऑफ 1, 0, 0
और जिसको रिप्रेजेंट किया गया है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1,0,0 का जो कोफिशिएंट है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। सो दैट्स वाई यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि 0,1,0 का जो कोफिशिएंट है वो किसके बराबर है, -1 के बराबर है। सो दैट्स वाई यहाँ पे -1 लिखा जाएगा। इन द सिमिलर वे आप देख सकते हो कि 0,0,1 का जो कोफिशिएंट है वो किसके बराबर है, -1 के बराबर है। सो दैट्स वाई यहाँ पे -1 लिखा गया है। इस तरीके से जो है इस कॉलम को फिल किया गया है। अब हम देखेंगे कि इस कॉलम 2 को जो है किस तरीके से फिल किया गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इस कॉलम 2 के ऊपर क्या लिखा गया है, दैट इज T ऑफ 0,1,0। तो इसी तरफ जो है आप देखोगे T ऑफ 0,1,0 जिसको रिप्रेजेंट किया गया है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1,0,0 का जो कोफिशिएंट है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। सो दैट्स वाई यहाँ पे 1 लिखा गया है। इन द सिमिलर वे आप ये देख सकते हो कि 0,1,0 का जो कोफिशिएंट है वो किसके बराबर है, -1 के बराबर है। सो दैट्स वाई यहाँ पे -1 लिखा गया है। इन द सिमिलर वे वी कैन सी दैट द कोफिशिएंट ऑफ 0,0,1 का क्या है, दैट इज 0 के बराबर है। सो दैट्स वाई इधर 0 लिखा गया है। सो इन दिस वे सेकंड कॉलम को जो है वो हमने फिल किया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है इस थर्ड कॉलम को जो है वो फिल किया गया है। तो इसके लिए आप देख सकते हो कि थर्ड कॉलम के ऊपर क्या लिखा गया है, दैट इज T ऑफ 0,0,1। तो इसी तरफ जो है हम यहाँ पे देखेंगे T ऑफ 0,0,1 और जिसको जो है इस तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1,0,0 का जो कोफिशिएंट है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। सो दैट्स वाई यहाँ पे 1 लिखा गया है। इन द सिमिलर वे आप ये भी देख सकते हो कि 0,1,0 का जो कोफिशिएंट है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। सो दैट्स वाई यहाँ पे 0 लिखा गया है। और साथ ही साथ एक और चीज आप देख सकते हो कि कोफिशिएंट जो है 0,0,1 का जो है वो -1 के बराबर है। सो दैट्स वाई यहाँ पे -1 लिखा गया है। तो इस तरीके से जो है थर्ड कॉलम को फिल किया गया है। सो ऑन दी होल वी कैन से दैट दिस इज द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T, जिसको हमने डिनोट किया है इस केस में M मैट्रिक्स से। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है वो फाइंड आउट करेंगे, किसका, मैट्रिक्स M का फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम डिनोट करेंगे कुछ इस तरीके से। एंड इट इज इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ M माइनस xi के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू इसके बराबर होगा, जो कि फर्दर इसके बराबर होगा। अब इस चीज को जो है जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, सो इट इज इक्वल टू होगा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स प्लस 1, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा एक्स प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2, which is further equal to होगा x plus 1 into 1 minus x square minus 2, which is further equal to होगा x plus 1 into minus x square minus 1. Now the characteristic polynomial of m is equal to 0, which further implies that x plus 1 into minus x square minus 1 is equal to 0, and which further implies that x plus 1 is equal to 0 and x square plus 1 is equal to 0. which further implies that x is equal to -1 and x is equal to plus minus iota. जैसा कि हम जानते हैं कि रूट्स जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के वो क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज होते हैं मैट्रिक्स के। सो दैट्स वाई आइगन वैल्यूज ऑफ m क्या होंगी, -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म ऑफ m, जिसको जर्नली शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है, दैट इज JCF ऑफ m। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन में डिस्कस करके आए हैं कि सारी की सारी आइगन वैल्यूज m की क्या है, डिस्टिंक्ट है। और जैसा कि हम एक और चीज जानते हैं कि JCF जो है किसी भी मैट्रिक्स की जिसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज क्या है, डिस्टिंक्ट है, वो क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज क्या होती है, उसकी आइगन वैल्यूज होती हैं। सो देयरफॉर JCF ऑफ m को जो है हम इस तरीके से लिखेंगे जिसमें -1 आयोटा और माइनस आयोटा क्या है, आइगन वैल्यूज है m की, और बाकी सारी एंट्रीज क्या होंगी, वो की 0 के बराबर होंगी। सो देयरफॉर वी कैन से दैट m जो होगा वो सिमिलर होगा एक ऐसे मैट्रिक्स की जो कि होने वाला है JCF ऑफ m।
अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है जो कि JCF है M का, क्या ये यूनिटरी है, स्क्यू हर्मिशन है या इसका ट्रेस जो है वो 0 के बराबर है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस बारे में। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम मान के चलेंगे कि A जो है वो मैट्रिक्स है जो कि क्या है, JCF है M का, और हम ये देखेंगे कि ट्रेस जो है A का वो किसके बराबर है, दैट इज इट इज इक्वल टू होगा सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ A के बराबर, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा -1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू होगा -1 के बराबर, एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसपोज ऑफ A, जिसको हम डिनोट करेंगे A' से, और जो कि एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी -1 0 0, दूसरी रो होगी 0 आयोटा 0 और तीसरी रो होगी 0 0 माइनस आयोटा। नेक्स्ट जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज A थीटा, जो कि होने वाला है कॉन्जुगेट ऑफ A', जो कि एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसकी पहली रो होगी -1 0 0, दूसरी रो होगी 0 माइनस आयोटा 0 और तीसरी रो होगी 0 0 आयोटा, जहाँ पे I बार जो है वो बराबर होने वाला है माइनस आयोटा के। जैसा कि आप देख सकते हो कि A थीटा जो है वो A के बराबर नहीं है, तो यहाँ से हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि A जो है वो हर्मिशन मैट्रिक्स नहीं है। और साथ ही साथ एक और चीज आप ये भी देख सकते हो कि A थीटा जो है वो -A के भी बराबर नहीं है, तो इसी वजह से जो है A जो है वो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स भी नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कैलकुलेट करेंगे A इंटू A थीटा, जो कि किसके बराबर होगा। सबसे पहले हम A की वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है हम A थीटा की वैल्यू लिखेंगे। जब हम इन दोनों मैट्रिसेस को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आने वाला है। नेक्स्ट जो हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दैट इज A थीटा इंटू A, और उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम A थीटा की वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद A मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे, और इन दोनों मैट्रिसेस को जो है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर आने वाला है, दैट इज इट इज इक्वल टू होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। सो यहाँ से हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं दैट इज A इंटू A थीटा इज इक्वल टू A थीटा इंटू A विच इज इक्वल टू I के बराबर होगा। तो इसी वजह से जो है A एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो इस पूरी डिस्कशन से हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि मैट्रिक्स M जो है वो सिमिलर होगा एक ऐसे मैट्रिक्स के जो कि यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन A जो है वो बिल्कुल सही है। So that's why option A will be the answer of question number 2. अब हम आते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है, consider the inner product space that is P of closed interval 0, 1 of all the real polynomials on closed interval 0, 1 with inner product that is f into g, जो कि बराबर होने वाला है एक इंटीग्रल के जो कि 0 से 1 की तरफ होगा f of x into g of x into dx and v is equal to होगा span of t square। और साथ ही साथ हम मान के चलेंगे कि h of t जो है वो बिलोंग कर रहा है v के अंदर, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को जहाँ पे xt जो है वो बिलोंग कर रहा है v के अंदर। देन h of t is, and the options for this particular question are as follows. Option A is 5/6 into t square, option B is 5/3 into t square, option C is 5/12 into t square and option D is 5/24 into t square। तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। दैट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ h of t, जो कि बिलोंग कर रहा है v के अंदर। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन को। जैसा कि हमें गिवन है कि v जो है वो किसके बराबर है, दैट इज स्पैन ऑफ t स्क्वायर के बराबर है, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके के होंगे, दैट इज c इंटू टी स्क्वायर, जहाँ पे c जो है वो बिलोंग करेगा r के अंदर। इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली क्या निकालना है कि हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है दैट इज h of t, जो कि बिलोंग कर रहा है v के अंदर, जो कि सबसे पास होगा वेक्टर 2t - 1 के। जैसा कि हम जानते हैं कि h of t जो है वो बिलोंग कर रहा है v के अंदर, तो h of t किसके बराबर होगा, दैट इज इट इज इक्वल टू होगा c इंटू टी स्क्वायर, जहाँ पे c जो है वो बिलोंग करेगा r के अंदर। अब हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस बिटवीन द वेक्टर्स c इंटू टी स्क्वायर एंड 2t - 1, जिसको हम डिनोट करेंगे कुछ इस तरीके से, जो कि बराबर होगा नॉर्म ऑफ c इंटू टी स्क्वायर माइनस ऑफ 2t - 1, विच इज फर्दर इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ c इंटू टी स्क्वायर माइनस 2t + 1।
Now squaring both sides we will get that d square of c into t square comma 2t minus 1 जो कि बराबर होगा norm of c into t square minus 2t plus 1 का होल स्क्वायर जो कि फर्दर बराबर होगा इंटीग्रल जो कि 0 से 1 की तरफ होगा ऑफ c into t square minus 2t plus 1 का होल स्क्वायर into dt which is further equal to होगा f of c के बराबर। Now at maxima and minima point we have that f dash c is equal to 0। जब हम f dash c की वैल्यू को जो है 0 के बराबर लेंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगा कि इंटीग्रल जिसकी वैल्यू जो है 0 से 1 की तरफ है 2 into c into t square minus 2t plus 1 into t square into dt is equal to 0 के बराबर होगा which further implies that इंटीग्रल जिसकी वैल्यू जो है 0 से 1 की तरफ है c into t की पावर 4 minus 2t cube plus t square into dt is equal to 0 which further implies that c by 5 minus 2 divided by 4 plus 1 by 3 is equal to 0 which further implies that c by 5 minus 1 by 6 is equal to 0 and which further implies that c by 5 is equal to 1 by 6 which further implies that c is equal to 5 by 6। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होने वाला है कि हम कैलकुलेट करेंगे f डबल डैश एट c विच इज इक्वल टू होगा c बाई 5 के बराबर। जब हम c की वैल्यू जो है वो 5 बाई 6 लेंगे तो उस टाइम पे f डबल डैश एट c जो है वो किसके बराबर होने वाला है 1 बाई 6 के बराबर होने वाला है जो कि क्या है पॉजिटिव है। सो इस पूरी डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि जो वेक्टर है v का जो कि सबसे पास है वेक्टर 2t माइनस 1 की जो कि किसके बराबर है h ऑफ t के बराबर है विच इज फर्दर इक्वल टू है c इंटू टी स्क्वायर which is further equal to है 5 by 6 into t square. So the value of h of t is equal to होगा 5 by 6 into t square. So that's why option A जो है वो बिल्कुल सही है। So option A will be the answer of this question. So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.